मनीषा और उमा दोनों नदी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, जिसे सुनकर मनीषा उमा से कहती है, अरे उमा, ये कैसी आवाज आई? तुमने सुना? कहाँ से आ रही है ये आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। चलो जल्दी से पानी भर लेते हैं हम। अभी एक और बार पानी लेने आना है। हाँ, गलतफहमी होगी शायद मेरी। चलो चलकर पानी भर लेते हैं। उमा और मनीषा दोनों पानी भरने के लिए नदी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही उमा नदी के पानी को छूती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे इतना गर्म पानी कैसे है? ऐसा लग रहा है नदी के पानी को आग में खौलाया गया है। क्या गरम है पानी? उमा, इतना भी पानी गरम नहीं होगा, तुम्हें बस ऐसे ही लग रहा है। रुको, मैं देखती हूँ कि सच में पानी गरम है भी या बस तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मनीषा भी नदी के पानी को छूती है तो उसे भी वो काफी ज्यादा गर्म लगता है। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत गर्म है पानी। लेकिन नदी का पानी कैसे गर्म हो सकता है, वो भी इस बरसात के मौसम में? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है इतना गर्म पानी कैसे हो गया ये। चलो एक काम करते हैं, हम नदी की दूसरी तरफ चलते हैं, वहीं से पानी लेंगे। बरसात का मौसम भले ही हो, लेकिन अब तक बरसात तो हुई ही नहीं है और क्या पता यहाँ की जमीन गर्म हो गई हो। चलो दूसरी तरफ से पानी लेंगे। उमा मनीषा दोनों नदी के दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ से पानी लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन नदी का पानी गर्म था। ये चौंकाने वाली बात उन दोनों के दिमाग में अब भी रह जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक बार रात के समय मनीषा अपने घर में सो रही थी। तभी मनीषा को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मनीषा की नींद खुल जाती है और वो खुद से कहती है, ये इतनी रात को कौन आ सकता है? पता नहीं कौन है जिसे आधी रात को ही आना है। मनीषा दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक काले कपड़ों से ढका एक आदमी आता है, जिसके हाथों में एक नुकीली छड़ी थी। मनीषा उसे देखकर घबरा जाती है और बोलती है, कौन है आप? और आप यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है आपको यहाँ? बहुत प्यास लगी है मुझे पानी चाहिए। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ठीक है, आप यहीं बाहर इंतजार करो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मनीषा अंदर जाती है और घड़े से पानी निकालती है, लेकिन घड़े में रखा हुआ पानी ज्यादा गर्म था। मनीषा बहुत हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है, ये क्या? आज तो नदी का पानी गर्म भी नहीं आ रहा था और घड़े में रखने के बाद भी इतना गर्म पानी। अब मैं क्या करूँ? उस आदमी को बोल देती हूँ कि घर में गर्म पानी है। मनीषा गर्म पानी लेकर उस आदमी के पास जाती है और बोलती है, ये लीजिए, माफ करना, हमारे घर में गर्म पानी ही है, आप गर्म पानी पी सकते हो ना? मुझे गर्म पानी ही चाहिए था। अच्छा हुआ आप मेरे लिए गर्म पानी लाई। वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में तो मैं और मेरा पति ही रहते हैं, लेकिन आपको मेरे घर से क्या लेना देना? अब भी यही बोलेगी तू? हाँ, कौन हो तुम? सुनिए जी, सुनिए ना, देखिए कौन आ गया हमारे घर। वो आदमी तब तक गर्म पानी मनीषा के मुंह पर डाल देता है और मनीषा गायब हो जाती है। मनीषा का पति मनीषा की आवाज सुनकर बाहर आता है तो वो आदमी उस पर भी गर्म पानी डाल देता है और वो भी गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि मनीषा और उसके पति के साथ आखिर हुआ क्या था रात में। उमा अपने घर में मनीषा के आने का इंतजार कर रही होती है। अरे क्या हो गया आज मनीषा को? इतनी देर हो गई है और अब तक आई ही नहीं है। पानी लेने जाना भी है या भूल गई वो? कोई बात नहीं, आज मैं ही उसके घर चली जाती हूँ। उमा मनीषा के घर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इसीलिए उमा अकेले ही पानी लेने के लिए चली जाती है। उमा नदी के पास पहुँचती है और उमा को वहाँ एक अग्नि द्वार दिखता है। ये क्या है? यहाँ पहले तो कभी ये नहीं था, फिर अचानक ये कैसे आ गया यहाँ पर? उमा जैसे ही उस अग्नि द्वार के पास जाती है, तभी वो काले कपड़े वाला आदमी वहाँ आ जाता है। तुम्हें जानना है किसके अंदर क्या है? आप कौन हैं और अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? और ये क्या है? मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ, शायद तुम मुझे देख नहीं पाई। कोई बात नहीं, अंदर चलते। मैं हूं ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है।
नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। उमा उस आदमी को मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उमा को पीछे से एक खिंचाव महसूस होता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं आगे क्यों नहीं जा पा रही हूँ? यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। उमा बहुत कोशिश करती है लेकिन पीछे की ओर ही खींची जा रही थी। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब तुम जाओगी तो सीधा नर्क, क्योंकि ये नर्क का द्वार है और ये खुल चुका है। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ मौत का सौदागर। उमा अग्नि द्वार में चली जाती है। गांव के काफी लोग अब गायब होने लगते हैं। गांव में काफी हलचल शुरू हो जाती है। तभी गांव के हरिया नाम के आदमी को नरक का द्वार, जो कि अग्नि द्वार था, और मौत का सौदागर के बारे में जानकारी मिलती है। हरिया गांव के सरपंच को लेकर प्राचीन शिव मंदिर में जाता है, जहां कई सालों से भोलेनाथ की तपस्या करते हुए एक बूढ़ी पुजारन बैठी थी। हमारी मदद करो, हमारे गांव में मौत का सौदागर आ गया है, नरक का द्वार लेकर, जिसमें धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग चले जा रहे हैं। मैंने मौत के सौदागर को खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या गांव में मौत का सौदागर आया है? इसका मतलब गांव में अनहोनी होने वाली है। नरक का द्वार खुल गया। अगर जल्द ही नरक का द्वार बंद नहीं किया तो मौत का सौदागर सबको नरक में लेकर चला जाएगा। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, आपसे मदद मांगने। गांव में लगातार लोग गायब हो रहे हैं। कुछ अजीब सा ही हो रहा है हमारे गांव में। ये तो हम सबको पता लग गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे गांव में मौतों का सौदागर आ गया है। आज भी उसने बिनी के पूरे परिवार को नरक के द्वार में भेज दिया। इस सृष्टि की जिसने रचना की है, अब वही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। आपका क्या मतलब है? त्रिलोकी भोलेनाथ ही अब हमारी मदद के लिए किसी को भेजेंगे। हरिया, तुम गांव के सरपंच जी के साथ यहाँ से जाओ। मुझे भोलेनाथ का आवाहन करने दो और पूरे गांव को ये खबर दे देना कि हर कोई अग्नि से दूर रहे, क्योंकि अग्नि से मौत के सौदागर को किसी का भी पता लगाने में आसानी होगी। नरक की आग के बारे में तो सुना ही होगा ना। पुजारन लगातार भोलेनाथ का आवाहन करती है और मदद के रूप में भोलेनाथ नागिन नैना को उस गांव में भेजते हैं। मौत का सौदागर अब गांव के लोगों को नरक के द्वार में भेजने के लिए ढूंढ रहा था। तभी बहुत जोर से आंधी तूफान आने लगता है और मौसम का रुख बदलता है। ये अचानक से क्या हो गया? मौसम बदल कैसे गया? लेकिन जो भी हो, नरक का द्वार अब बंद नहीं होगा। मौत का सौदागर आगे की ओर बढ़ता है। तभी नैना नागिन सामने आ जाती है। तूने इस गांव के लोगों को बहुत परेशान कर लिया। नरक का द्वार अगर खुल सकता है तो बंद भी हो सकता है, और इस बार मौत के सौदागर को ऐसा नरक भेजूंगी कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। तू मुझे रोकेगी? नरक भेजेगी तू मुझे? अरे धीरे धीरे तेरा पूरा गांव नरक बन जाएगा। उसके बाद ये दुनिया नरक बन जाएगी और इस नरक पे राज होगा नरक के देवता का, यानी कि मेरा, मौत के सौदागर का। कोई नहीं बचेगा मुझसे, कोई नहीं। आज तक मुझे ना कोई रोक सका है, ना रोक सकेगा, ना कोई मार सका है और ना ही मार सकेगा। तू भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और तुझे क्या लगता है तू मुझे मारेगी? हाँ, मुझे? नहीं मार पाएगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा यहां से, वरना तेरा अंजाम क्या होगा
ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। अगर जान इतनी ही प्यारी होती तो मैं यहाँ आती ही नहीं। मुझे तेरी जान प्यारी है, जो कि अब मैं लेकर रहूंगी। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल अब और नहीं कर पाएगा तू। तभी वहाँ नरक का द्वार बनता है और मौत का सौदागर और नैना के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। गांव में हर तरफ आग लग जाती है। भोलेनाथ की कृपा से बारिश शुरू होती है और आग बुझने लगती है और मौत के सौदागर की नाभि में दे मारती है। तुझे क्या लगा मुझे ये पता नहीं होगा कि तू कैसे मरेगा? अगर तू खुद को भगवान समझने लगा था तो भगवान तुझसे कितना ऊपर है ये भी तो तू जान ले। आज मौत का सौदागर, आज मैं तुझे मौत के पास ही भेज देती हूँ। मौत का सौदागर करहाता रहता है। तभी उसका शरीर वहाँ से गायब हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। नरक में गए लोग भी वापस आ जाते हैं और नरक का द्वार बंद हो जाता है। ये कहानी है नागिन नगीना की, जिसकी शादी उसके प्रेमी पृथ्वी से होने जा रही थी, लेकिन मंडप पर वो शादी करने से मना कर देती है और अपने ही प्रेमी को जिंदा निगल लेती है। पर आखिर उसने ये क्यों किया, आइए जानते हैं इस कहानी में विस्तार से। नगीना नागिन अपने नागलोक के सिंहासन को संभालने वाली अगली उत्तराधिकारी थी, क्योंकि नागराज और नागरानी की कोई और औलाद नहीं थी। अब नगीना नागिन या उसके होने वाले हमसफर को ही नागलोक की जिम्मेदारी संभालनी थी। ऐसे ही एक दिन नागिन नगीना अपनी सखी विमिला नागिन के साथ वन में टहल रही थी और विमिला उससे कहती है, सखी तुम जानती हो कि नागलोक की राजगद्दी अब तुमको ही संभाल लिया है, तो क्या तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नागलोक को संभालने का सौभाग्य मिलने वाला है और मैं जानती हूँ कि ये नागलोक भी मुझे चाहता है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा के दिखाऊंगी। हे हमारे इष्ट महादेव, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने माता पिता यानी नागराज और नागरानी की मर्जी से किसी से विवाह रचाओगी, या फिर तुमको किसी से प्रेम विवाह करना है? यानी तुमने कुछ तो मन में सोच ही रखा होगा ना। सखी, अब तुमसे क्या छुपाना, मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी से प्रेम विवाह करूँ, लेकिन आज तक मुझे नागलोक का कोई नाग पसंद ही नहीं आया। फिर कैसे कोई मेरा हमसफर प्रेम के जरिए मिलेगा? अब तो मुझे लगता है कि खुद महादेव को ही मेरे लिए उचित नागवर की तलाश करनी होगी। नगीना नागिन ये बोलती है और विमिला उसकी बात पर हंस पड़ती है, जिसके बाद अचानक ही तेज की वर्षा शुरू हो जाती है। ये देखकर जहाँ विमिला नागिन बारिश से बचने के लिए आकार को छोटा करके एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, वहीं नागिन नगीना अर्ध नागिन रूप में ही वर्षा में भीगने लगती है और वहाँ नाग नृत्य करती है। पर वो इस बात से अनजान थी कि झाड़ियों में छुपकर दो आंखें उसे देख रही है और वो नाच रही थी कि तभी जब वो भीग जाती है तो बारिश रुक जाती है और विमिला वापस से बाहर आकर नगीना से कहती है, देख तू तो पूरी भीग गई और ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव ने तुझे वर्षा में भिगाने को ही वर्षा की थी और तेरे नृत्य के बाद ही वर्षा खत्म हो गई। अब तुमने मेरी तारीफों के पुल बांध लिए हो, तो चल वापस अपने कक्ष चलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे रूप या गुणों की तारीफ करती है। नगीना ये बोलकर वहाँ से विमला को छोड़कर चली जाती है। आगे जाकर भीगने की वजह से वो छींकने लगती है। तभी उसका पैर नागलोक में वर्षा के कारण पड़े गड्ढे पर पड़ने ही वाला था और वो फिसल ही जाती कि तभी वहाँ पृथ्वी नाम का एक पुरुष आता है और नागिन को अपनी बाहों में समेट लेता है। ये देखकर नगीना उस पर क्रोधित होते हुए उससे कहती है, मूर्ख नाग, तुम्हें शर्म नहीं आती? पता है ना, एक नागिन को ऐसे हाथ लगाना किसी नाग को शोभा नहीं देता, और मैं तो नागलोक की होने वाली नागरानी हूँ। माफ करना नागिन, आप नागलोक की नागरानी बनने वाली हैं, बनी नहीं हैं। और साथ ही बता दूं, अगर मैं आपको नहीं संभालता तो आप गिर पड़ती। ये बोलकर पृथ्वी नागिन नगीना को जमीन पर छोड़ देता है, जिसके बाद गिरते ही नागिन नगीना सांप रूप ले लेती है और फिर वापस इंसानी रूप में आकर उससे कहती है, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? मत छोड़िए, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचें। बात यह है कि मैंने आपको वर्षा में नाग नृत्य करते हुए देखा, तब से मैं आपकी खूबसूरती का कायल हो गया था, पर कह ना सका। फिर मैं आपका पीछा कर रहा था और मैंने जब देखा कि आप गिरने वाली हैं, तो मुझे आपके समक्ष आना ही पड़ा। मुझे गिरने से बचाने के लिए सामने आए और खुद ही मुझे गिरा दिया। वाह नाग वाह। ये बोलकर नगीना नागिन मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो भी पृथ्वी के ख्यालों में खोने लगती है। धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाती है। अब नागिन नगीना और नाग पृथ्वी रोज मिलते
और घंटों तक समय साथ बिताया करते। ऐसे ही एक दिन नागिन नगीना पृथ्वी को अपने महल में लेकर जाती है और नागराज और नागरानी से मिलवाते हुए कहती है, माता, पिताजी, ये है नाग पृथ्वी जिसको मैंने अपने लिए चुना है और मैं चाहती हूँ कि आप इनसे मेरा विवाह करवा दें। पर पुत्री, आज के पहले मैंने इसको कभी नागलोक में नहीं देखा है। कौन है ये? अरे, और ऐसे कैसे किसी भी नाग से तुम विवाह कर सकती हो? वो क्या है ना नागराज, मैं वर्षों की शिव तपस्या के बाद नागलोक वापस आया और आकर देखा तो मेरे परिवार को कुछ नेवलों के झुंड ने खत्म कर दिया, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता और मैं अनाथ हो गया। मान जाइए ना नागराज, इतने वर्षों बाद तो हमारी नगीना को कोई वर के रूप में पसंद आया है और आप है कि मना कर रहे हैं। ठीक है पुत्री, अब तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारी शादी इस नाग पृथ्वी से ही करवाने को तैयार हैं। हम जल्द ही कोई मुहूर्त निकलवाते हैं। नागराज की बात सुनकर नागरानी वहाँ अपने हाथों को घुमाकर जादू से जहरीली मिठाई प्रकट करती है और नाग पृथ्वी को खिलाने लगती है। ये लो पृथ्वी, जहरीली मिठाई खाओ और अपना मुंह जहरीला करो। आज बहुत ही पावन दिन है, तुम्हारा और नगीना का रिश्ता जो पक्का हो रहा है। मैं ये नहीं खा सकता नाग माता, मुझे माफ करना। आज शिव जी की भक्ति में मेरा निर्जला उपवास है। अति उत्तम, बहुत खुशी हुई हमको ये देखकर कि तुम शिव भक्त हो। हम जल्द ही नाग पंडित से तुम दोनों के विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। दिन बीतते हैं और एक दिन जब नगीना, नागिन और पृथ्वी नागवन में टहल रहे थे कि तभी उन्हें नागिन विमला मिलती है और नागिन नगीना से कहती है, नगीना कहाँ गायब है? इतने दिनों से दिखाई नहीं दी। और ये तेरे साथ में कौन है? पहले तो इसे मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरा प्रेमी है पृथ्वी, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे इसे लेकर शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव के वाहन नंदी से अनुमति लेनी चाहिए। तुम जानती हो ना, नागलोक में जब भी किसी नागिन को विवाह करना होता है तो वो नंदी के कान में बताती है और नंदी उसे अनुमति देता है। मैं तो ये भूल ही गई थी। अभी मैं और पृथ्वी मंदिर जाकर आते हैं। चलो पृथ्वी। नगीना और पृथ्वी नाग मंदिर जाते हैं और नगीना नंदी के कान में कहती है, नंदी जी, मैं पृथ्वी से विवाह करना चाहती हूँ और उसे बहुत पसंद करती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये बोलकर नगीना नंदी के मुंह के पास अपने कानों को लेकर जाती है और उनके वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पृथ्वी को गले से लगा लेती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। जैसे ही पृथ्वी नगीना नागिन को नाग वर माला गले में पहनाता है, नगीना हाथ मारकर उस नागमाला को तोड़ देती है और माला के मोती टूटते ही वो नागमाला कई सारी बीनों में तब्दील हो जाती है। ये देखकर नागरानी कहती है, ये सब क्या है नगीना? ये नागमाला तुमने क्यों तोड़ी और तुम्हारी माला को तोड़ते ही ये बीन में कैसे बदल गई? मैं बताती हूँ माता आपको सब। सत्य ये है कि ये कोई नाग नहीं बल्कि एक सपेरा है जो नकली नाम और पहचान से नागलोक में रह रहा था और मुझसे विवाह करना चाहता था। लेकिन अगर ये सत्य है तो तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? मैं बताती हूँ पिताश्री। जब नगीना शिवजी के बैल नंदी के कान के पास जाती है और उससे अपनी इच्छा कहती है तो उसके बाद नंदी के मुंह के समीप जाकर शिवजी का वचन सुनने लगती है तो नंदी से नगीना को आवाज आती है, ये विवाह मत करो नगीना, ये कोई नाग नहीं है, तुम्हारे साथ छल होने जा रहा है। अपने नागलोक को बचा लो, ये नाग नहीं सपेरा है। नगीना नागिन ये सब सुन लेती है, लेकिन वो पृथ्वी को अपने साथ प्यार घात करने की सजा सबके सामने देना चाहती थी और वो इस नाटक को जारी रखती है। और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और आज ही इसकी सच्चाई मैं सबके समक्ष ले आई। अब बताओ सपेरे, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? हाँ, मैं एक सपेरा हूँ और मैंने ये सब तुम्हारे साथ जानबूझकर किया क्योंकि मैं इस नागलोक पर राज करना चाहता था। लेकिन तुम्हारा अर्धदेव तुम्हारे सामने मेरी सच्चाई लेकर आ ही गया। बस एक बार तुम मेरे हाथों से ये अभिमंत्रित माला पहन लेती तो तुम मेरी गुलाम हो जाती और मैं इस नागलोक पर राज करता। जब तक मेरे सर पर शिव जी का हाथ है, मैं इस नागलोक पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन, मैं एक सपेरा हूँ और तेरी शक्ति मेरे आगे फीकी है। ये बोलकर सपेरा एक बीन निकालकर बजाने लगता है और सब मदहोश हो जाते हैं। लेकिन नगीना नागिन शिव का ध्यान करके अपने अर्ध नागिन रूप में आकर अपनी पूंछ से उस बीन को पकड़कर तोड़ देती है और कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे सर पर महादेव का हाथ है, समझा तू? नगीना ये बोलकर अपने रूप को विशाल करती है और सपेरे को जिंदा निकल जाती है। जिसके बाद सब उसकी जय जयकार करते हैं और नागराज कहता है,
तुमने बहुत अच्छा कार्य किया पुत्री। हमको तुम पर नाज है, लेकिन अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा विवाह तो टूट गया, पर अब तुम नागलोक का भार कैसे संभाल पाओगी? पिताजी, मैं अकेले भी नागलोक का भार संभाल सकती हूँ। जब मेरे नसीब में कोई लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। मैं अकेले भी नागलोक को अच्छे से संभाल सकती हूँ। देखना, मैं बहुत अच्छे से यहाँ का कार्यभार संभाल कर दिखाऊंगी। मुझे तुम पर गर्व है और शिव जी तुम्हारे लिए जरूर कोई उचित वर देंगे। मैं अब से ऐलान करता हूँ कि नागलोक की किसी नागिन को नागलोक संभालने के लिए किसी नाग की आवश्यकता नहीं होगी। नागराज ये बोलकर अपनी पुत्री को गले से लगा लेता है और नगीना भी अपनी बात को सच साबित करती है और नागलोक को बहुत अच्छे से संभालती है और सपेरे पर जीत प्राप्त करती है।